नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 10 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की, जहाँ फर्स्ट आर्टिकल है AGM 88 हार्म मिसाइल के बारे में। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये मिसाइल सप्लाई कर दी गई है यूक्रेन को, ओके, जिसमें अब यूक्रेन जो है वो रशियन अटैक को काउंटर करने में इस मिसाइल को यूज़ कर रहा है, जिसका नाम है AGM 88 हार्म का फुल फॉर्म है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। मतलब ये किसको टारगेट करेगी? ये टारगेट करेगी रडार्स को, जो डिटेक्ट करने वाले होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार, ओके, उन डिवाइसेस को। तो बेसिकली ये रशिया की तरफ से क्लेम किया गया था। रशिया ने ये बोला कि अमेरिकन एंटी रडार मिसाइल AGM 88 हार्म जो है वो, जो कि नेटो की इन्वेंट्री में अवेलेबल है, नेटो कंट्रीज अब यूज़ करते हैं उसको, बोलो वो अभी कॉन्फ्लिक्ट थिएटर में डिटेक्ट की गई है और उसका यूज़ यूक्रेन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स की जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कॉलिन कार्ल, ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया कि जी बिल्कुल वाशिंगटन ने एंटी रेडिएशन मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई किया जिसका नाम है AGM 88 हार्म। अब इस वेपन की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो वो थोड़ा सा हमारे काम आ सकता है। AGM 88 हार्म का फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये एंटी राडार मिसाइल है, मतलब जो डिटेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उस सेटलमेंट को पूरे को डैमेज करने के लिए कैपेबल NF है मिसाइल। और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसका मतलब आप किससे लॉन्च करोगे? फाइटर जेट्स से, ओके, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे। इसमें प्रॉपर डिटेक्शन कैपेबिलिटी होती है कि कहाँ से सिग्नल आ रहा है। जैसे मान लो कि कोई ये खुद ही मिसाइल है, तो इस मिसाइल का क्या फीचर है कि नीचे अगर रडार है, ठीक है, तो वो रडार डिटेक्ट करेगा जो भी ऑब्जेक्ट इस रेंज में आएगा, तो वो जो सिग्नल आ रहा है ना रडार के डिटेक्शन का, उस सिग्नल को ये डिटेक्ट कर लेगी और पता पड़ जाएगा कि हाँ ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, और वहीं पर जाकर के सीधा हिट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सरफेस टू एयर डिटेक्शन होगा और फिर बाद में हिट होगा एयर टू सरफेस, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है 14 मीटर्स, पर इसकी डायमीटर है ना वो केवल 10 इंच का ही है। अब 10 इंच के डायमीटर में एकदम पतली सी लंबी सी पाइप की तरह की ये मिसाइल, वजन लगभग 360 किलोग्राम का होता है। और इसमें जो वॉर हेड होता है ना, जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। मतलब कि एक साथ बड़े से सेटलमेंट को, मान लो एक राडार सिस्टम है पूरा, उसका एरिया ज़्यादा है, तो उस पूरे एरिया को डैमेज करने के लिए इसमें क्या कर दिया कि वॉर हेड को डिवाइड कर दिया। तो ब्लास्ट जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में होगा, एक बार में ना होकर के एक के बाद में एक ब्लास्ट होगा, जिससे कि पूरे उस स्टैब्लिशमेंट को ही डैमेज किया जा सके, ठीक है। इसमें खुद में RF एंटीना होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना होता है, जो कि डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद में सीधा हिट करना है ही। रेंज कितनी है इस मिसाइल की? 100 किलोमीटर की, ठीक है। डेवलप कौन करता है? देखो, डालास हेडक्वार्टर्ड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इसने शुरुआत में बनाई थी ये AGM 88 हार्म मिसाइल को। आज के टाइम पे अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रेथियन कॉरपोरेशन ये प्रोड्यूस करता है इसको, ओके। और इसका एक एडवांस वर्जन भी आता है, वो भी मैन्युफैक्चर होता है US में, जो कि डुलास में ही लोकेटेड है। डुलास वर्जीनिया बेस्ड का ग्रुप का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, नॉर्थरोप ग्रूमन, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, मेजरली कॉरपोरेट सेक्टर में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और इसके अलावा ये नेटो के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके पास में अवेलेबल है ये, ठीक है। अब जिसमें आप देख सकते हो टॉर्नेडो ECR, F-16CM, Block 50, FA-18, EA-18G, ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, इनमें डिप्लॉय कर रखा है इस AGM 88 हार्म मिसाइल को, ठीक है। तो ये चीज़ अभी थोड़ी सी न्यूज़ में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा में, तो उसको लेकर के जो ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन किया है, तो वो हम जानते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। गवर्नमेंट ने मंडे को टेबल किया लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। उसके बाद में इस बिल को जैसे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ पर कि प्रॉपर कंसल्टेशन होगा,
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी बातचीत हो जाएगी, और जो इफ़ेक्ट में आने वाली पार्टीज़ हैं जैसे कि डिस्कॉम हो गए, जनरेशन पार्टीज हो गई, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट से एसोसिएटेड जो भी ग्रुप हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनसे रिलेटेड लोगों से प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाएगा। अब देखो ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया है। इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि जो डिस्कॉम सेक्टर है उसको डाइवर्सिफाई करना। जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली कंपनीज हैं वहाँ पर केवल गवर्नमेंट की मोनोपोली ना करके एक तरीके से आज के टाइम पे जैसे मोबाइल फ़ोन्स में हम पोर्ट कर सकते हैं ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मोबाइल फ़ोन में, इस तरीके से कि भाई इसकी सर्विसेज हमें ठीक नहीं लगी तो हम दूसरे में स्विच कर जाते हैं, ठीक है। तो बोला उसी लाइन के ऊपर पावर सेक्टर को भी लाने की कोशिश की जा रही है इस बिल के बेसिस पे। अब और दूसरा प्रोविज़न इसमें क्या है कि टैरिफ रिविज़न टाइम टू टाइम, कि पर यूनिट जो चार्जेस लगते हैं वो इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बर्बाद हो जाएं, और इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि कंज्यूमर पे लोड पड़े। तो इस तरीके से ये टाइम टू टाइम यूनिट पर यूनिट चार्जेस हैं उनको रिवाइज करने की बात भी कही है। इसके अलावा कि जो डिस्कॉम कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में है, उनको कैसे निकाला जाए वो एक मेन टारगेट है। इसके आगे जो पेमेंट्स हैं वो टाइम पे हो पाएँ उसके लिए भी इस बिल के अंडर में प्रोविज़न किए गए हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जो अभी डिस्कॉम सेक्टर में हम बैक टू बैक कई आर्टिकल्स देख चुके हैं, उन क्राइसिस को हैंडल करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखो अमेंडमेंट कहाँ कहाँ है। सेक्शन 8 में फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो सेक्टर, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात की जा रही है इस बिल में। सेक्शन 44 में क्या प्रोविज़न डाले जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाय ऑल लाइसेंसीज। दैट मीन्स इसमें डिस्कॉम कंपनीज का एक तरीके से वैरायटी अवेलेबल होगी, और जिस तरीके से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन होगा वो उसकी सर्विसेज ले लेगा। सेक्शन 26 स्ट्रेंथन किया जाएगा नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को। इसके अलावा सेक्शन 60A जो नया ऐड हो रहा है उसमें पावर परचेज एंड क्रॉस सब्सिडी मैनेजमेंट, सीधी सी बात है टैरिफ के लिए ये फाइनलाइज हो रहा है, ठीक है, कि भाई कितना टैरिफ होना चाहिए जिससे कि नुकसान भी ना हो और कंज्यूमर भी प्रेशर में ना आए, और एक तरीके से जो सप्लाई है वो भी आसानी से हो सके। इसके अलावा सेक्शन 62 की बात करें तो उसमें मैक्सिमम सीलिंग और मिनिमम टैरिफ इसको फिक्स करना। मिनिमम टैरिफ से तो क्या होगा कि कम से कम इतना कमाई तो हो जाए। इसके आगे सेक्शन 142 में प्रोविज़न किए जा रहे हैं कि अगर बिल में जो प्रोविज़न है वो बाद में एक्ट में कन्वर्ट हो गए और उनको अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो फिर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस तरीके के प्रोविज़न जो है वो इस अमेंडमेंट बिल में किए गए हैं। तो सेक्शन 42 सेक्शन 14 उसमें तो सीधा सा है कि रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें कंपटीशन लाना। कंपटीशन से बेनिफिट किसको होता है जी, कंज्यूमर को। एक तो सप्लाई साइड में प्रॉब्लम नहीं आती, दूसरी सप्लाई भी एक रीजनेबल रेट पे करनी होगी, नहीं तो फिर चॉइस अवेलेबल है, जो अच्छी क्वालिटी सस्ती रेट पे देगा उसमें स्विच कर जाओ, ठीक है। सेक्शन 62 में प्रोविज़न किया गया है कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम रेंज फिक्स कर दी गई। मिनिमम से तो क्या होगा, डिस्कॉम्स को कम से कम इतनी कमाई तो हो, इतना टैरिफ फिक्स कर दिया जाए पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट कितना चार्ज लगाना है वो, ठीक है। और मैक्सिमम टैरिफ का मतलब कि कस्टमर पे लोड ना पड़े, तो दोनों का प्रोटेक्शन हो गया। इसके अलावा बिल में प्रोविज़न किया जा रहा है कि आप यहाँ पर देखो कि स्टेट पावर यूटिलिटीज़ जो हैं, आप देख सकते हो स्टेट लेवल पे जो काम करने वाली जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं उनको लगातार क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमने देखा कि तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर कितना लोड चल रहा है, ठीक है। तो पावर जनरेशन कंपनीज को टाइम पे पेमेंट नहीं जाता है तो सप्लाई टाइम पे नहीं आती है, सप्लाई नहीं आएगी तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। तो इन कंपनीज को, डिस्कॉम्स को क्राइसिस से बाहर निकालने का लिए एक तरीका है। इसके अलावा सेक्शन 66 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इसमें क्या प्रोविज़न किया जा रहा है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मान लो कल को ना कोई डिस्कॉम इसको फॉलो नहीं करता है तो उनके लिए पेनल्टी के प्रोविज़न कर देना, जिससे कि प्रॉपर मैनर में गवर्नेंस इंश्योर हो सके। ओके, तो ये कुछ नई प्रोविज़न किए गए हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का तो ये स्टेटमेंट आया है, 1 सेकेंड, कि ये बिल जो है डेंजरस है और ये कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ही फेवर करने वाला है। इसका मतलब पावर सेक्टर में पावर कंसंट्रेशन का डर बताया जा रहा है इनकी तरफ से। इसके अलावा
दूसरे ओपोजिशन लीडर हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कैसे कि बोले पावर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसका सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंटर को कोई भी लॉ बनाने से पहले जो कि कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है उस पर तो स्टेट्स के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया तो ये वायलेशन है किसका, फेडरल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये कम से कम आपको कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए ये अमेंडमेंट कैसे हेल्प करेगा, देखो सीधी सी बात है, एक तो ये फ्रीबीज जो दी जाती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट फ्री हैं, 100 यूनिट फ्री हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, दूसरी तरफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का हाल अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल बर्बादी से गुजर रही हैं। जैसे कि हमने देखा पहले ऑलरेडी न्यूज़ देख चुके हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन पे जितना कर्जा है ना उसका 57% तो इनको जल्दी से जल्दी पे करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ये सक्षम नहीं है अभी। इसके अलावा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की बात कर लो, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो खैर बीजेपी रूल नहीं बोल सकते हम, जम्मू कश्मीर तो यूटी है, पर हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी लगभग 26% तक ड्यू चल रहा है। ओवरऑल जितना टोटल डिस्कॉम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका टोटल ड्यू कितना चल रहा है, 1,14,222 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और ये पैसा देना किसको है, डिस्कॉम्स के द्वारा पावर जनरेशन कंपनीज को, और पावर जनरेशन कंपनीज को अगर ये नहीं देंगे पैसा तो जनरेट कहाँ से होगी इलेक्ट्रिसिटी, ये है प्रॉब्लम। इसके अलावा वो स्टेट्स जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, मतलब जो एक डेट दी हुई थी रीपेमेंट के लिए जो नहीं दे पा रहे हैं, उन स्टेट्स में है तेलंगाना सबसे आगे, लगभग 11,915 करोड़ रुपए ड्यू है। फिर है महाराष्ट्र 9,131 करोड़ रुपए। फिर यूपी की बात कर लो, वहाँ पर भी लगभग अच्छा खासा अमाउंट ड्यू है। उत्तर प्रदेश लीड करता है, बाकी और दूसरे स्टेट्स छोड़ ले लो, ठीक है, वहाँ पर भी अच्छा खासा ड्यू चल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनको करेक्ट करने के लिए ज़रूरत थी, इसीलिए ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, ये डेटा कहाँ से कलेक्ट हुआ है, एक पोर्टल है प्राप्ति जिसका नाम है पेमेंट रेटिफिकेशन एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिजिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ से डेटा कलेक्ट करके और यहाँ पे ये पूरा एनालिसिस शो किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है पेसा आर्टिकल से रिलेटेड। पेसा का मतलब हो गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट ऑफ 1996। देखो मुद्दा क्या है थोड़ा वो जान लेते हैं। अभी आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से अपने 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 अलग अलग थिएटर्स पे कंपटीशन को लॉन्च कर रही है, तो गुजरात में अभी अपनी तरफ से चुनावों के तौर से जो छोटा उदयपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया है कि पेसा एक्ट के अंडर में हम अपनी तरफ से 6 गारंटी देते हैं जो कि वहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स को हम इंश्योर करेंगे। अब पेसा एक्ट क्या है थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं। देखो पेसा एक्ट जो है फुल फॉर्म याद रख लेना सबसे पहली चीज़। वैसे तो आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ लिया होगा, जो लोकल गवर्नमेंट्स का जो चैप्टर है उसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाले में। तो पेसा एक्ट जो है वो 1996 में पारित हुआ था। मुद्दा क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है वो शेड्यूल्ड एरियाज तक एक्सटेंड करना। देखो हमारे यहाँ पर दो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ट्राइबल एरियाज से डील करती है। एक तो शेड्यूल 5 है और एक शेड्यूल 6 है। अब शेड्यूल 6 में तो क्या है, एक्सक्लूसिवली नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में डीलिंग होती है। वो 4 स्टेट्स कौन से हैं, एटीएम मशीन, ठीक है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं जहाँ पर भी ट्राइब्स रहती हैं उनके लिए प्रोविज़न किस शेड्यूल में किया हुआ है, वो शेड्यूल 5 में किया हुआ है। इसका मतलब वो स्टेट जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं उन एरियाज़ को, जो वो स्टेट्स जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं छोड़ करके इन 4 स्टेट्स को उनको आप किस में कंसिडर करते हो, किसके अंडर में कवर करते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में। और ये प्रोविज़न किया हुआ आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के अंडर में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5th शेड्यूल में आने वाले जो भी स्टेट्स हैं उनको आप हैंडल करोगे एक्सक्लूसिवली इस एटीएम मशीन के अलावा। ओके, ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इन चारों को छोड़ करके इसके अलावा। देखो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243ZT तक की बात करें तो इसमें प्रोविज़न है जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको भी ऐड किया हुआ है। तो वैसे है ना, ये
हो गया, ठीक है। पार्ट 9 में ये प्रोविज़न किया हुआ है। एक बार आप मेरी मानने पे लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लेना, हो सकता है यहाँ पर कोई डेटा डिस्क्रिपेंसी अगर आपको फील हो तो वहाँ पर आप अच्छे से कवर कर सको, ठीक है। बस एक बार सुन लो इसको यहाँ से आर्टिकल से, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको वहाँ पर आपकी जो बुक है जिसमें आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कंटेंट है, प्लस आपका जो पूरी डिटेल मिल जाएगी पैसा से रिलेटेड, तो वहाँ से आप रिवाइज करोगे। बस यहाँ पर सुन लो क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपको हेल्प कर जाए याद करने में। ओके, तो ऐसे में 5th शेड्यूल में जो है वो लगभग 10 स्टेट्स आते हैं। वो कौन से हैं 10 स्टेट्स? यहाँ पर आप नाम देखो, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो गुजरात का नाम यहाँ पर आ गया है। इन स्टेट्स का नाम आप याद रखोगे जरूर से। अब ये पंचायती राज एक्सटेंशन जो लॉ है, एक्ट है, इसमें क्या प्रोविजन कर रखे हैं? 1 सेकेंड, मैं आगे आ गया। इसमें ये प्रोविज़न है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो स्टैब्लिश की जाएगी, जो भी होंगी क्या, ग्राम सभा। इसमें क्या होगा कि शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं के लोगों के द्वारा वहाँ पर गवर्नेंस देखी जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने का काम हो गया, खुद से कानून बनाएंगे। अच्छा, कौन कौन से चीज़ों को वो वहाँ पर मॉनिटर करते हैं, अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं? जैसे लोकल इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रोसेस है या कोई भी पर्सनल है उनसे रिलेटेड, या फिर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, मेनली कौन से, माइनर फॉरेस्ट रिसोर्स कौन से होते हैं, पेड़ों को काट करके जो लकड़ी निकाली जाती है ना, उसको छोड़कर बाकी जो होते हैं माइनर फॉरेस्ट में आ गए। जैसे कोई बीज हो सकते हैं, या ट्यूबर हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो मान लो लीफ है, पत्तियाँ हो गई, या फिर आप कह सकते हो इनमें कुछ शहद हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई, या कोई स्पेसिफिक टाइप की ग्रासेस हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा माइनर बॉडी ऑफ वाटर्स, मतलब छोटे मोटे तालाब वाला वो भी यही रेगुलेट करते हैं, और मिनरल्स को भी अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं एक तरीके से ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए पंचायती राज, ये जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट ऑफ 1996 के अंडर में, ठीक है। अभी तक इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रूल्स रिलीज़ किए हुए हैं उनको केवल 6 स्टेट्स ने नोटिफाई किया, 4 स्टेट्स ने अभी तक भी नहीं किया। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2017 से नोटिफाई किया जा चुका है। अब अगर आप गुजरात पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लेना, जो कि मैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए इनके लिए थोड़ा छोड़ रहा हूँ, ये आप ज़रूर देख लोगे, ठीक है, अच्छे से पॉज करके। ओके, ध्यान रख लेना। अभी आपको पता होगा जब पर और तापी और नर्मदा रिवर इनके इंटरलिंकिंग के लिए प्रोजेक्ट की बात हुई थी, उस टाइम पर बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन हुआ था, ठीक है। अगर गुजरात का मैप हम देखें थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से है लगभग, ठीक है ना। तो नर्मदा, ऊपर से ये तापी और एक रिवर है, पर इनके बीच में इंटरलिंकिंग की बात की जा रही थी, तो ऑब्जेक्शन हुआ था, ट्राइबल्स ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था। तो ऐसे में देखो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इन लूप होल्स का, इन गैप्स का ही फ़ायदा उठाया जाता है। तो वो फिलहाल ये है पूरा मैटर। ओके, तो ये थोड़ा सा गुजरात पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है वो रिवाइज देख लेना आप अपने हिसाब से। आगे चलते हैं। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो कल एक कमेंट आया था कि सर इकोनॉमी पेज को भी आप डिस्कस किया करो, एनालिसिस किया करो। देखो जो कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है उसको तो देखने में जोर आता नहीं है, और बाकी चीज़ें हैं, किसी कॉरपोरेट कंपनी ने क्या कर दिया, अब व्हाट्सएप नए 2-3 फीचर लॉन्च कर रहा है, अब वो एग्ज़ाम में पीएससी लेवल पे तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यूपीएससी लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं है कि हाँ भाई किसी एप्लीकेशन में क्या फ़ीचर आए हैं। बस यहाँ पर हम वो चीज़ें देखते हैं जो रेलेवेंट है, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए। देखो अभी रिसेंट टाइम में ये देखा गया है कि बॉन्ड और लोन, इन दोनों की अगर बात करें तो इनकी रिलीज़ में और लोन देने में दोनों में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है कि जो कॉरपोरेट बोरोइंग है, इसका मतलब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बॉन्ड रिलीज़ करके मार्केट से जो पैसा उधार लिया जाता है उसमें एक चेंज देखने को मिल रहा है। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंडिया में जो है बैंक क्रेडिट ग्रोथ वो पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार ज़्यादा है। पिछले साल कितनी थी, केवल 5.4%, और अब की बार क्रेडिट ग्रोथ कितनी जा रही है, 14%। इसका मतलब बैंक जो है वो लोन अच्छा खासा दे रहे हैं। चलिए जी, दूसरा आ जाता है कि बॉन्ड मार्केट, जहाँ पर कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं वो बॉन्ड रिलीज़ करती हैं मार्केट में और वहाँ से पैसा उधार लेती हैं।
तो उसमें शिफ्ट देखें, वहाँ पर देखें तो वहाँ पर आ रही है कि कॉमर्शियल पेपर्स की जो इशुएंस है उसमें 64% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही कमी आ चुकी है बॉन्ड रिलीज करने में, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर क्रेडिट की फैसिलिटी मिल रही है तो बॉन्ड रिलीज करने की नौबत नहीं रहेगी। देखो जी, दोनों इंस्ट्रूमेंट है क्या, उधार लेने के ही तो हैं। बस ये रहता है कि जिन कंपनियों को बैंक ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर यूँ मानो कि बैंकों से थोड़ा ज़्यादा उधार लिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा कॉरपोरेट बॉन्ड रिलीज करके उधार ले लेते हैं। और जिनके पास में बैंक की फैसिलिटी अच्छी खासी है और बैंक रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो बैंकों के पास उधार लेने के लिए चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो, और वैसे देखा जाए ना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट भी कौन करता है ज़्यादा, ये भी बड़ी एक ट्रिकी बात है। बॉन्ड में इन्वेस्ट भी ज़्यादातर बैंक्स ही करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं ना, जो उधार लेने का इंस्ट्रूमेंट है कॉरपोरेट्स के लिए, उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट भी बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक इक्वेशन बदल रही है अभी। कैसे कि एक तरफ तो क्रेडिट तो राइज हो रहा है, बॉन्ड को इशू करने का जो ट्रेंड है कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा वो हो रहा है कम। तो इसमें एक तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस यही है। और तो बाकी एसबीआई ने क्या कह दिया, यस बैंक ने क्या कह दिया, वो चीज़ें हमारे इतनी काम की नहीं है। आप एक काम कर लेना, इंडियन बॉन्ड मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ लेना एक बार, आज ये काम कर लो। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। देखो अभी लाइन में लगी हुई है ओएनडीसी को डेवलप करने में। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या होगा, देखो ये एक तरीके का एग्रीगेट प्लेटफॉर्म होगा ऑनलाइन। इसमें क्या होगा कि छोटे दुकानदार हैं, कोई भी कस्टमर है, वो इजीली यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सर्च कर पाएंगे। देखो दुकानदार को तो अपना माल बेचना है, कस्टमर को सस्ती रेट पर बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसे में ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करने की बात चल रही है, जिसमें क्या होगा कि जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन करा करके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर अपलोड करके एनरोल कर देंगे। हाँ, बता देंगे कि हमारे पास में ये प्रोडक्ट इस रेट पे अवेलेबल है। अब कस्टमर जब भी इसको ओएनडीसी को एक्सप्लोर करेगा, तो उसको जो प्रोडक्ट सस्ती रेट पे बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा, तो उसको वो ऑटोमेटिकली मांगेगा कि नहीं। एग्जैक्टली वही प्लेटफॉर्म है, मानो अमेजॉन फ्लिपकार्ट काम कर रहे हैं और उनकी जगह अब गवर्नमेंट की कंपनी लॉन्च कर दो, एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दो। इसमें कारण क्या बताया जा रहा है, ये क्यों गवर्नमेंट ने लॉन्च करने की बात कही थी? इसके पीछे कारण है कि बोला अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे ये जो एग्रीगेटर्स हैं, इनके द्वारा ऐसे काम की, एग्रीगेटर का मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पार्शियल मैनर में काम करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कस्टमर के लिए नुकसान वाली चीज़ होती है। और जो छोटे रिटेलर होते हैं उनके प्रोडक्ट बिकते नहीं है, तो बोले उनके एल्गोरिदम में कुछ माल फंक्शन रहता है, या फिर जानबूझ करके बायसनेस होती है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ओएनडीसी के बारे में इसी साल में अनाउंस कर दिया था कि ऐसे करके हम काम करने वाले हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां दौड़ में लगी हुई हैं। देखने वाली बात है कौन इसको डेवलप करता है, फाइनल होगा तब देख लेंगे। ठीक है, इस डिस्कशन में इतना ही था। फ्रंट पेज पे कुछ खास न्यूज़ थी नहीं आज। थैंक यू वेरी मच।